सेकंड बैच में 3 विमान आए हैं, पहले बैच में 5 आए थे। कब आए थे बता दिया है, कब कमीशन किया बता दिया है, कौन से एयरबेस में कमीशन किया बता दिया गया, सारी बातें एक एक करके बताई गई है। और ये भी बता दिया गया कि भारत में कुल कितने राफेल विमान आएंगे। तो भारत में कुल 36 राफेल विमान आएंगे, जो कि 2023 तक आगामी 3 वर्षों में 36 राफेल विमान जो है वो भारत आ जाएंगे। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है। तो भारतीय वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है, तो RKS भदौरिया जी जो है वो भारतीय वायुसेना प्रमुख है। उसके बाद है अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। अगला प्रश्न है कि टीवी चैनलों की TRP प्रणाली की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन किया गया है। टीवी चैनल जो है इनकी रैंकिंग अप डाउन होती रहती है। इनके जो चैनल्स हैं उनको पता है आप सभी को, इनके चैनल जो इनके सीरियल्स आते हैं उनकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। जो किस कारण से होती है, मात्र TRP की वजह से होती है। तो TRP प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। और इस समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा टीवी चैनलों की TRP प्रणाली की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि वर्तमान किसे नियुक्त किए। इसमें देखिए 4 सदस्यों की समिति है। ये कितने सदस्य रहेंगे, इस समिति में 4 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। और इन 4 सदस्यों के भी अध्यक्ष कौन रहेंगे, इनके अध्यक्ष रहेंगे शशि एस वेम्पति। शशि एस वेम्पति जो है वे इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे। और शशि एस वेम्पति वर्तमान में क्या कार्य करते हैं, तो वे प्रसार भारती के वर्तमान में CEO है। प्रसार भारती के कौन है, CEO है। उसके बाद बात करते हैं कि TRP, अभी हमने देखिए प्रश्न में देखेगा दोबारा से रिवाइंड करके, यहां पर पढ़ा हमने क्या, TRP की फुल फॉर्म क्या है। अभी बताया था UPI की, अभी NPCI की बताया था, अभी MD की बताया, बहुत से फुल फॉर्म बताता हूं भाई। अब देखिएगा TRP की फुल फॉर्म क्या है। तो TRP की फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो है वो TRP की फुल फॉर्म है। चाहे इंग्लिश में कहे या हिंदी में सेम वही रहेगी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, लिखा हिंदी में है, इंग्लिश में भी रहेगा तो सेम स्पेलिंग रहेगी। स्पेलिंग मुश्किल नहीं है, आसान सी है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट की। अब बात करते हैं कि किसके अधीन कार्य करते हैं। तो ये सारा का सारा जो ब्रॉडकास्टिंग के अधीन कार्य करते हैं कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करता है। तो इस काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, इस काउंसिल के अध्यक्ष है पुनीत गोयंका। लेकिन ये 4 सदस्यों के अध्यक्ष थे शशि एस वेम्पति, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च है काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके अध्यक्ष है पुनीत गोयंका। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस की स्थापना हुई 2010 में। मुख्यालय कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। भाई बहुत प्रश्नों को बताता हूं, बस आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कि किस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ पा रहे हैं। जो हमने करंट अफेयर की इस प्रकार से सीरीज शुरू करी है कि आपको कैसी लगती है। भाई रिप्लाई तो कर दिया करो, कमेंट वमेंट कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक वाइक ऐसा होता है नीचे बटन कर दिया करो, दबा दिया करो। ठीक है, अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि तंजानिया के राष्ट्रपति बने। अभी नई नियुक्ति आप लोगों के सामने है। नियुक्तियां जो है एग्जाम में आएंगी, नियुक्तियां जो है हर एग्जाम में आएंगी। तो अगला प्रश्न नियुक्तियों से संबंधित है कि तंजानिया के राष्ट्रपति बने। तो दूसरे देशों का नाम पता नहीं होता, आदमी का नाम है, देश का नाम है, किसका नाम है। तो तंजानिया जो है वो देश का नाम है। और इसके राष्ट्रपति बने हैं जॉन पोम्पे मागुफली। जॉन पोम्पे मागुफली, ये भाई इनका नाम है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। आप लोग मैच कर लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि नियुक्तियां तो आएंगी एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न। नहीं, इसी में आगे बढ़ते हैं कि 5 नवंबर को उन्होंने शपथ ली थी और ये उनका 5 साल का दूसरा कार्यकाल है। 2015 में भी जॉन पोम्पे मागुफुली जो थे वो तंजानिया के पहले राष्ट्रपति बन चुके थे। उस समय वो 5वें तंजानिया के राष्ट्रपति बने। तो 5 वर्ष का ही कार्यकाल था। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बता देता हूं कि ये जो 5 नवंबर गया, इस 5 नवंबर को उन्होंने शपथ ली है। ठीक है,
ये जो उनका कार्यकाल है दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले 2015 में भी वो राष्ट्रपति बने थे। और अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि 2015 में कौन से राष्ट्रपति बने थे, तो 2015 में 5वें राष्ट्रपति बने थे और 2020 में अब आकर के छठे प्रधान वो राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो उनका चुनाव हुआ था ये 28 अक्टूबर को हुआ था और इन चुनावों में उन्हें 84% वोट प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो जीते तो जॉन पोम्पे मागुफुली, लेकिन उन्होंने हराया किसको, तो उन्होंने हराया है टुंडू लिशु को। टुंडू लिशु को हरा करके तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं जॉन पोम्पे मागुफुली। उसके बाद बात करते हैं कि जो टुंडू लिशु थे इनकी पार्टी कौन है, तो इनकी पार्टी है चेडेमा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं, तो तंजानिया की राजधानी कौन सी है, डोडोमा। तंजानिया की मुद्रा कौन सी है, तंजानियाई शिलिंग। ये सारी जानकारियां हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। इसी प्रश्न को इसी प्रकार से आप लोगों ने पढ़ना है। दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूं, बीच में करंट अफेयर की बुक आ गई है कि ये हमारी करंट अफेयर की बुक जो है मार्केट में आ चुकी है। आप इसको देख लीजिएगा और इसको आप लोग ले लीजिएगा। परचेजिंग लिंक जो है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस बुक में पिछले 2 महीने की पूरी जानकारी है, उसके साथ साथ में ये कुछ विशेष जानकारियां भी दी गई है। और इस बुक में एक कार्य और भी किया गया है कि हर दिन की एक टॉप करंट अफेयर को भी इसमें शामिल किया गया। उसके बाद सारी चीजें हैं, पुरस्कार, खेल, सब इसमें मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। एचडीएफसी बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पूरी फुल फॉर्म है इसके। ठीक है, तो CIO बहुत फुल फॉर्म बता दी आज। CIO की फुल फॉर्म है मुख्य सूचना अधिकारी, इंग्लिश में कहेंगे तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब कौन बने हैं, अब बने हैं रमेश लक्ष्मी नारायण। रमेश लक्ष्मी नारायण जो है वो एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में CIO मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। उनकी नियुक्ति किनके स्थान पर हुई है, तो मुनीश मित्तल के स्थान पर मुनीश मित्तल के स्थान पर उनकी नियुक्ति की गई है। और आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा कि एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म क्या है। एचडीएफसी बैंक की मैंने पिछली बार, मेरे याद है 3-4 दिन पहले हमने बताया था। एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म दोबारा से आपको रिवाइज कराता हूं, अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिएगा कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये फुल फॉर्म किसकी है, ये है एचडीएफसी की फुल फॉर्म। बात करते हैं अगले प्रश्न कि एचडीएफसी की अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। और इसका वर्तमान में मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। बात करते हैं कि इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है या सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन जो है वे इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ये जानकारी आप लोगों ने यहां से पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पहल शुरू करी गई, एक परियोजना शुरू करी गई, एक योजना शुरू करी गई जिसका नाम है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, अर्थात नाम से ही पता चल गया होगा कि प्लास्टिक ले आइएगा, प्लास्टिक का कचरा ले आइएगा, उसके बदले में आप मास्क ले जाइएगा। क्योंकि वर्तमान में जो मास्क है वो कोरोना वायरस की बचने की एकमात्र दवा है। एकमात्र, क्योंकि दवा तो कोई बनी नहीं है, अब हम उससे बचाव कर सकते हैं। तो मास्क एक ऐसी वस्तु बची है एकमात्र हमारे पास कि हम अब उससे बचाव कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं। देखिएगा बीमारी भी ऐसी है कि अगर आप अपने आप को स्वच्छ रखोगे, नहाओ धो रहोगे, तो आपको बीमारी नहीं लगेगी। तो आप लोग नहा धो करके फ्रेश एकदम ऐसे रहिएगा, सैनिटाइज वैनिटाइज करके, ताकि आप लोग इस बीमारी से दूर रह सके। ठीक है, डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है। लेकिन अभी हमने प्रश्न के बारे में पढ़ा कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। इस पहल का शुभारंभ किसने किया है, तो इसका शुभारंभ किया है उत्तराखंड देहरादून नगर निगम। उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम, उत्तराखंड की डीएमसी द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। इसके तहत जैसा कि मैंने बताया कि प्लास्टिक का कचरा ले आओ, इसके बदले में 5000 फेस मास्क वितरित किए गए हैं, बांटे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि
देहरादून के नगर आयुक्त कौन है? तो देहरादून के नगर आयुक्त है विनय शंकर पांडे। विनय शंकर पांडे जो है वे देहरादून नगर आयुक्त हैं। और बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करना। भाई जो प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा है ना, इस कचरे के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देता हूं आप लोगों को। एक मैंने पहले वैसे में बता चुका हूं, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि मेरे याद है कि मैंने कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले आप लोगों को ये प्रश्न बताया होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं। महाराष्ट्र है, 2 राजधानियां हैं। अब उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, कौन कौन सी है? तो शीतकालीन यानी कि जो सर्दियों की राजधानी है वो कौन सी है? वो है देहरादून। और जो गर्मियों की राजधानी जो अभी बनाई गई थी, जब मैंने आपको बताया था, तो गैरसैंण जो है वो गर्मियों की राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन शीतकालीन राजधानी है देहरादून। मैंने बताया आपको उत्तराखंड की 2 राजधानियां, लेकिन ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिन 2 राज्यों की एक ही राजधानी है? बताएं, याद करिएगा। हरियाणा और पंजाब 2 राज्य हैं, लेकिन इन दोनों की राजधानी एक है, चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, उसके बाद से इनकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। हाईकोर्ट भी हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ में ही है, ठीक है। तो इस प्रकार की जब कोई नई बातें आती हैं तो आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। अगला प्रश्न, नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अरे भाई, इसके परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चाचा चौधरी। लेकिन चाचा चौधरी तो कोई आदमी नहीं है। चाचा चौधरी कौन? अरे चाचा चौधरी वही है, मशहूर भारतीय सुपर हीरो हैं। यानी कि जो पहले कॉमिक्स में आते थे, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे। जब कॉमिक्स का चलन था उस समय चाचा चौधरी, साबू जो होते थे, ये कॉमिक्स के मशहूर उस समय के जो थे सुपर हीरो थे। लेकिन अब मोबाइल ऐसे आ गए हैं, इन मोबाइलों ने कॉमिक्स खत्म कर दी है। इन मोबाइलों ने जो उपन्यास पढ़ते थे वो सब नोवेल पढ़ना खत्म कर दिया है। बहुत सी चीजें हमें प्रॉफिट है, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली मोबाइल से हमें पढ़ते हैं, लेकिन इनके कुछ डिमेरिट्स भी है जो मैं आपको बताता हूं। जैसे कॉमिक्स बंद हो गई है, नॉवेल्स बंद हो गई है, बहुत सी चीजें ऐसी भी है, ठीक है। तो भारतीय मशहूर सुपर हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ये बात करते हैं कि मैंने जब कल की वीडियो बताई थी तो आप लोगों से बताया था गंगा उत्सव 2020 शुरू हुआ है। पूरी जानकारी पिछली वीडियो में दे चुका हूं, डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा उसका लिंक, ठीक है। और इसका टीजर, जो नमामि गंगे परियोजना का जो टीजर है वो, या जो पोस्टर है वो गंगा उत्सव 2020 के दौरान जारी किया जा चुका है। बता दिया ये बात। अब इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। जो गंगा नदी है, इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न आ गया आप लोगों के बीच, तो बताइएगा। अगला प्रश्न, नेपाल ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। तो नेपाल देश है, छोटा सा देश है, भारत के पास है, भारत का पड़ोसी देश है। इसने अब अपनी सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया है? ये किया गया है भारतीय थल सेना अध्यक्ष एम मनोज मुकुंद नरवाणे को, ठीक है। बात करते हैं कि किसके द्वारा दिया गया? तो ये नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा ये पुरस्कार जो था इसे सम्मानित किया गया। और बात करते हैं कि इससे पहले भी क्या ये पद किसी को दिया जा चुका है? क्या ये पदक किसी को दिया जा चुका है? क्या ये सम्मान किसी को दिया जा चुका है? तो हाँ, भारत के कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा को, पहले भारतीय ऐसे थे जिनको 1950 में इस मानद से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब दिया गया है 2020 में एम नरवाणे को, ठीक है। 1950 में किसे दिया गया था? के.एम. करियप्पा को, और 2020 में दिया गया है एम नरवाणे को। तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों के सामने ले आता हूं। उसके बाद ये शायद अंतिम प्रश्न है कि जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक और पुरस्कार
जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किससे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है ये मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम, जीवन भर योगदान के लिए दिया जाता है और ये दिया जाने वाला सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार भी है, ठीक है। यहां से पढ़ा, अंतिम सी बात है कि इसके तहत 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक प्रतिमा पुरस्कार स्वरूप भेंट की जाती है, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है ये जो करंट अफेयर्स का जो सिलसिला मैंने आप लोगों के साथ मिलकर के शुरू किया है ये पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आए या आपकी कोई बात हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो उस क्वेरी को आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं, ताकि मैं आप लोगों की क्वेरी जो है उसको दूर करने का प्रयास कर सकूं। और अगर आपको पसंद आ रहा है ये सीरीज, ये क्रम, तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आप लोगों के सामने इसी प्रकार से करंट अफेयर और महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।